तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। जो छात्र इस वर्ष बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा आर्ट से देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स आपका प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, क्रैश कोर्स के अंतर्गत भूगोल का यह हमारा प्रथम वीडियो है। सर्वप्रथम भूगोल में मैं लगभग 300 वस्तुनिष्ठ करा दूंगा, फिर उसके बाद लघु करा दूंगा, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, यदि आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो पेड कोर्स के लिए सभी विषय के लिए आपको मात्र 1000 रुपये लगेंगे। ठीक है, गैस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराया है ना जाएगा। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, जिसमें आपको MVVI और VVI प्रश्न बताए हैं जाएंगे। जैसे कि यह वस्तुनिष्ठ, इस वस्तुनिष्ठ में मैं ना तो MVVI आपको बताया हूँ ना तो VVI बताया हूँ। ठीक है, यदि आप जानना चाहते हैं कि वस्तुनिष्ठ में भी कौन सा MVVI है कौन सा VVI है तो आप पेड कोर्स को ज्वाइन करें। ठीक है, अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल करें। तो वस्तुनिष्ठ में हम आपको सर्वप्रथम 300 लिखाएंगे। ठीक है, आज हम आपको 50 वस्तुनिष्ठ हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो आज 50 हम आपको करा देंगे। इस प्रकार से जो वस्तुनिष्ठ वीडियो है यह लगभग 6 आपको बनेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। देखिए, मैंने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि ऑप्शन देकर के बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत लगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट उत्तर लिख दिया। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि जब भी प्रश्न आपको पूछा जाए कि मानव भूगोल का उपागम नहीं है, ठीक है, मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा। आपको ऑप्शन में मात्रात्मक क्रांति मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए डायरेक्टली हम मात्रात्मक क्रांति आपको लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नियतिवाद के विचारक थे। ठीक है, नियतिवाद के विचारक थे, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ई कांट, हम्बोल्ट, रिटर। ठीक है, मैंने नियतिवाद को आप सभी को बताया था लेक्चर की क्लास में। नियतिवाद को हम किस किस नामों से जानते हैं मैंने बताया था कि नियतिवाद को हम निश्चयवाद के भी नाम से जानते हैं, यानी नियतिवाद को ही निश्चयवाद करते हैं। ठीक है, और नियतिवाद को और किस नाम से जानते हैं तो पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद कहिए, पर्यावरणीय नियतिवाद कहिए, नियतिवाद कहिए, निश्चयवाद कहिए, सभी आपका एक है। ठीक है, तो यदि प्रश्न है पर्यावरणीय नियतिवाद के विचारक कौन थे तो उसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा ई कांट, हम्बोल्ट, रिटर। अर्थात आपको ऑप्शन में दिया जाएगा इनमें से सभी, तो ऑप्शन उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। इसलिए मैंने जो तीनों ऑप्शन है तीनों ऑप्शन मैंने लिख दिया है। ठीक है, आपको इस प्रकार से तीनों को याद कर लेना है। जो भी रहेगा आप टिक मार दीजिएगा, या रहेगा इनमें से सभी तो इनमें से सभी में टिक मार लीजिएगा। ठीक है, तो नियतिवाद रहे या निश्चयवाद रहे या ये पर्यावरणीय नियतिवाद रहे या पर्यावरणीय निश्चयवाद रहे, चारों का चारों एक है। चारों के विचारक भी स्वतः एक ही न हो जाएंगे, ई कांट हो जाएंगे, हम्बोल्ट हो जाएंगे, रिटर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक हो गए टेलर जी। कौन हो गए, टेलर। उत्तर क्या हो जाएगा, टेलर। ठीक है, नेक्स्ट है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। तो मैंने आपको आधुनिक मानव भूगोल के बारे में बताया था। तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसे माना जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के थे। मैंने लेक्चर के वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया था। आई होप कि आपको पता हो कि फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के थे। ठीक है, आप कमेंट करके लिखिए। नेक्स्ट है संभववाद। मैंने संभववाद को भी समझाया था काफ़ी अच्छे से। देखिए, तीनों जुड़ा हुआ है, नियतिवाद, नवनिश्चयवाद, संभव, तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैंने लेक्चर की वीडियो में काफ़ी आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, तो संभववाद अवधारणा को किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है तो उत्तर क्या हो जाएगा, मानवीय घटक को माना गया है। चूँकि संभववाद के अंतर्गत मैंने आप सभी को अच्छे से समझाया था कि संभववाद क्या होती है। यदि आप नहीं समझे हैं तो पुराने वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव, जो बच्चे नए हैं आपको बस इस प्रकार से रट लीजिए चूँकि समय बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था तो उत्तर हो जाएगा फेब्रे। क्या हो जाएगा, फेब्रे, यानी फेब्रे जी ने जो है आपको सर्वप्रथम संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट है,
मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब ये जो लाइन है, यह लाइन किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? मैंने आपको बताया था कि यह कौन कहा था। तो यह फ्रेडरिक रेटजेल जो है, यानी कि ये फ्रेडरिक रेटजेल का एक शिष्य था। उस शिष्य का नाम क्या था? तो कुमारी सेम्पल। तो कुमारी सेम्पल ने कहा था कि सर मैंने आपको लेक्चर में समझाया था कि किस प्रकार जो है कुमारी सेम्पल ने फ्रेडरिक रेटजेल को कहा था कि जो मानव जो भूगोल है वह मानव भूगोल क्या है। तो सर्वप्रथम उन्होंने जोर दिया था कि क्रियाशील है और परिवर्तनशील है, यानी जो क्या है तो परिवर्तनशील है। तो यह किसने कहा? तो यह उत्तर हो जाएगा कुमारी सेम्पल ने। अब कुमारी सेम्पल कहिए, एलन सेम्पल कहिए, बात बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा? ठीक है, जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा एरेटोस्थनीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? ठीक है, तो अपकर्ष कारक नहीं है। मैंने आपको प्रतिकर्ष पढ़ाया, अपकर्ष पढ़ाया, आप लोग जानते ही ना होंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा रहन सहन के निम्न दशाएं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय वृहत्तक मतलब कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दूसरा महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका, यानी एशिया के बाद जनसंख्या में अफ्रीका ही क्या है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको, यानी एशिया के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महादेश में है? तो उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी। मैंने प्रतिकर्ष को भी बताया, अपकर्ष को भी बताया कि क्या है। मैंने बताया था प्रवास के अंतर्गत अपकर्ष आता है, प्रतिकर्ष आता है। तो अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक उत्तरदायी किसके लिए उत्तरदायी है? तो प्रवास के लिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम प्रवास किसे कहते हैं, उत्प्रवास क्या होता है, अप्रवास क्या होता है, प्रतिकर्ष क्या होता है, अपकर्ष क्या होता है, मैंने आप सभी को बताया था। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? यानी जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, कौन सा आपका होगा? तो आवास हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन में आवास मिलेगा, आवास आप टिक मार दीजिएगा। ठीक है, ये आपको रिपीटेड रहता है इसलिए मैंने आपको दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? यानी कौन सा ऐसा द्वीप है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा जावा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? कितने अरब हुई? 6 अरब हुई। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 1999। ठीक है, यानी 1999 में जो विश्व का जो जनसंख्या है वह कितना हो गया था? आपको 6 अरब हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? मैंने अभी बताया कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो कौन है? वो आपको एशिया है। एशिया के बाद कौन? तो अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक, ठीक है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन है। चीन के बाद कौन आता है? तो चीन के बाद दूसरे स्थान पर कौन आता है? तो भारत आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ठीक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जलवायु। यानी जलवायु ही एक ऐसा कारक है जो सबसे ज़्यादा क्या है? तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या केंद्रित कहाँ है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मैदानों में। ठीक है, मैदानों में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो केंद्रित है, या यूँ कहिए विराजमान है। ठीक है, नेक्स्ट है, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है, क्या नाम है? तो उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, यानी सिंगापुर जो है वहाँ खेती आपको नहीं होता है। ठीक है, नहीं के बराबर, मतलब होता ही नहीं। देखिए कारण क्या है, पहले सिंगापुर जो था ये कोई देश नहीं था, पहले एक शहर हुआ करता था मलेशिया का। ठीक है, लेकिन मलेशिया से यह शहर क्या होगा? विभाजित हो गया और शहर अपने आप में एक देश बन गया। जैसे मान के चलिए मुंबई क्या है? एक बड़ा शहर है। यदि मुंबई में खेती होता है? नहीं होता है, क्योंकि जगह ही नहीं है खेती करने का। ठीक है, अब मुंबई भारत से अलग होकर के एक देश बन जाएगा, अब यहाँ कभी खेती होगा? नहीं होगा। इसलिए विश्व का सिंगापुर ही एक ऐसा देश है जहाँ खेती नहीं होता है, यानी कि यहाँ का जो जनसंख्या है वो जनसंख्या क्या है? तो 100% शहरी है, यानी ग्रामीण आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है,
नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। अब सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश कौन सा है, यानी कि एक ऐसा देश जिसमें सिर्फ नगर ही नगर आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, यानी ग्रेट ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिससे एक ऐसा देश है जहां आपको सबसे ज़्यादा नगर देखने को मिलता है। ग्रेट ब्रिटेन कहिए या यूके कहिए, यूनाइटेड किंगडम कहिए, बात बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है विश्व की जनसंख्या में औसत लिंगानुपात है। औसत लिंगानुपात कितना है, 990। 990 यह लिंगानुपात कितना है, तो विश्व में। ठीक है, मतलब कि 990 का मतलब हुआ कि पूरे विश्व भर में 1000 पुरुष पर महिला कितना है, तो 990। ठीक है, अर्थात 10 पुरुष है ना, क्या होगा, हमेशा कुंवारी रहेगा। ठीक है, मजाक किए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। ठीक है, विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। उत्तर क्या हो जाएगा, महबूब उल हक। सॉरी, यहाँ पर डलहक लिखा गया है, डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक वो क्या थे, तो वे मानव विकास सूचकांक ने आपका निर्मित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कौन रोपण फसल है। ठीक है, कौन रोपण फसल है, उत्तर क्या हो जाएगा, कोको। ठीक है, अब रोपण फसल का ई नहीं मतलब समझ लीजिएगा जिसको रोपा जाए, जैसे धान को रोपा जाए वो रोपण हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रोपण फसल मैंने आपको अच्छे से लेक्चर के वीडियो में समझाया था। अत्यधिक जानकारी के लिए पुरानी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। उत्तर क्या हो जाएगा, द्वितीयक। यानी देखिए प्रश्न क्या करा, आर्थिक क्रियाओं में, आर्थिक क्रिया मतलब क्या, जो धन दे, ये आर्थिक क्रिया हो में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी से संबंधित, यानी ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर। जैसे द्वितीय के अंतर्गत क्या आता है, फैक्ट्री आता है, कारखाना जहाँ वस्तु को तैयार किया जाता है। ये सभी देखिएगा तो आपको गाँव में ही आपको ना देखने को मिल जाएगा, चूँकि ज़मीन ज़्यादा रहना चाहिए, तो इसलिए वो ये ग्रामीण अधिवासों से संबंधित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में। उत्तर क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। कि क्या होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, कहाँ हो जाएगा, तो मिश्रित कृषि में होता है। किस में होता है, तो मिश्रित कृषि में। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राजील में कॉफ़ी के बागान को कहा जाता है। कॉफ़ी के बागान को ब्राजील में क्या कहा जाता है, फेजेंडा, मैंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, तो फल और सब्जी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो फल और सब्जी से। ठीक है, अब देखिए मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी एमबीबीआई चिन्हित करता हूं। यदि आप इसे पीडीएफ फाइल में लेना चाहते हैं, एमबीबीआई जानना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को अवश्य ज्वाइन कर लें। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है, मैंने आप सभी को अच्छे से समझाया था कि प्राथमिक क्रिया क्या होती है। ठीक है, मैंने बताया था कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या होता है, जैसे पशुपालन हुआ, खेती करना हुआ, ठीक है, मत्स्य पालन हुआ, ये सभी आपको प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है। ठीक है, किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि। उत्तर क्या हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है। ठीक है, रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है, क्या आपको कहा है ना जाता है, कोलखोज कहा जाता है। ठीक है, कोलखोज कहा जाता है। नेक्स्ट है मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र। क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र। मैनचेस्टर एक शहर है, ये शहर किस देश में है, आपको कमेंट करके बताना है, मैंने वीडियो में बताया था, आप कमेंट करके बताएं कि मैनचेस्टर किस शहर में। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न है चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, कहाँ केंद्र है, तो यांगतीसी बेसिन में। कहाँ है, तो यांगतीसी बेसिन में। ठीक है ना। नेक्स्ट है पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है, यानी सबसे आगे। ठीक है, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है टोयोटा जो कंपनी है, ठीक है, टोयोटा कंपनी किस देश की है। अब ये जो कंपनी है टोयोटा किस देश की है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, जापान। आपको पता है कि टोयोटा का कार आता है,
ठीक है, ज़्यादातर भारत में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग, ठीक है, मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, ठीक है, का प्रमुख केंद्र है, उत्तर क्या हो जाएगा। और देखिए मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है या किस देश में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, इटली, ठीक है। नेक्स्ट है कौन एक स्वच्छंद उद्योग है, ठीक है, कौन एक स्वच्छंद उद्योग है, उत्तर क्या हो जाएगा, हौजरी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है, कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है, उत्तर क्या हो जाएगा, टेलीविजन उद्योग। अब आधारभूत उद्योग कौन सा है, मैंने आपको बताया था लोहा हो जाएगा, लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, ये ऐसे भी आपका क्या है, एक आधारभूत उद्योग है। अब इस्पात उद्योग आधारभूत क्यों है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्योंकि देश के विकास में जो लोहा होता है उसका अत्यधिक भूमिका होता है, मैंने बताया था। जो भी फैक्ट्री लगेगा लोहा से ही, ठीक है, जो भी गाड़ी बनेगा लोहा से ही, चाहे मोटर कार हो, चाहे कार हो, ट्रक हो, बस हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, सॉरी ठीक है, जो भी है सब लोहा से ही बनता है, इसलिए लोहा को आधारभूत आपको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा कानून क्रियाकलाप है, शिक्षा कानून क्रियाकलाप है, कौन सा शिक्षा कानून क्रियाकलाप है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, चतुर्थ। मैंने चतुर्थ में बताया था कि चतुर्थ जो क्रियाकलाप है वह सेवा के क्षेत्र को दर्शाता है, यानी सेवा के क्षेत्र को हम लोग चतुर्थ क्रियाकलाप कहते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बढ़ाए स्तोतन। बढ़ाए स्तोतन एक पंचम क्रियाकलाप है। बढ़ाए स्तोतन के अंतर्गत मैंने बताया था कि जब सरकार जो है बाहरी देशों से, यानी जो बड़ा जो काम है बाहरी देशों से जब करवाता है तो उसे ही हम लोग बढ़ाए स्तोतन कहते हैं, ठीक है, यानी ठेका पर देकर के जो करवाता है वही हो गया। नेक्स्ट है किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, उत्तर क्या हो जाएगा, अफ्रीका, ठीक, सॉरी यूरोप, ठीक है, यानी किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, उत्तर क्या हो जाएगा, यूरोप। यूरोप में देखिएगा बहुत सारा देश है, जैसे देखिएगा स्विट्जरलैंड, सबको चाहता है कि हम जाएं स्विट्जरलैंड, ठीक है, फ्रांस यानी पेरिस घूमने जाएं, लंदन घूमने जाएं, इटली घूमने जाएं, जब जर्मनी घूमने जाए, ये सारा का देश कहाँ है, सारा देश आपको कहाँ मिलेगा, यूरोप में ही मिलेगा, इसलिए पर्यटन जो है विश्व भर में सबसे ज़्यादा यूरोप में ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है, ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, ठीक है, शिक्षा हो जाएगा आपका, बैंकिंग हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय कौन है, ठीक है, स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पंचम क्रियाकलाप, यानी पंचम क्रियाकलाप को हम लोग है ना क्या है ना कहते हैं, तो स्वर्ण कॉलर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पर्यटन, यानी पर्यटन जो है सबसे बड़ा उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप है। जैसे देखिएगा दुबई के पास तेल खत्म हो रहा है, तो दुबई ने क्या सोचा, एक दिन आएगा तेल खत्म हो जाएगा, फिर तो हम क्या बन जाएंगे, फकीर बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए दुबई ने देखिएगा अब दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बना दिया, यानी बुर्ज खलीफा, ठीक है, बिल्डिंग है कि नहीं है, सबसे बड़ा। अब सबको देखने के लिए जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग, तो दुबई पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा। समुद्र के किनारे पाम ट्री टाइप का ये आइलैंड आपको बना दिया, उस पर घर है, सबको जाएगा उसको देखने के लिए, खूब पैसा कमाएगा। समुद्र के बीचों बीच दुबई ने क्या किया, 7 स्टार होटल बना दिया, एक नाव जैसा आपको ऐसे ऐसे करके देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे करके रहेगा, ठीक है, देखे हैं कि नहीं देखे, ऐसे करके रहेगा, ऊपर में हेलीकॉप्टर ऐसे करके रहेगा। तो ये सभी आपको दुबई में देखने को मिलेगा, ये सभी लुभाता है लोगों को, आप आइए देखिए सुंदरता। अब इससे अब लोग आते हैं तो क्या होता है, उस देश को जो दुबई को फायदा होना होता है, तो इसलिए जो उभरता हुआ सबसे ज़्यादा क्या है, तो पर्यटन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पनामा नहर जोड़ता है, ठीक है, पनामा को किससे, तो पनामा नगर को जोड़ता है, कोलोन नगर से जोड़ता है, ठीक है, पनामा को कोलोन नगर से आपको जोड़ता है, ठीक है ना। पनामा नहर भी हम आपको अच्छे से बता देंगे, हालांकि हम आपको नहीं बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट है सुएज नहर मिलती है, कहाँ मिलती है, भूमध्य सागर से लाल सागर में मिलती है। ये भी मैं आपको सुएज नहर भी अच्छे से समझा दूंगा, बहुत ही एमबीबीएस है, लेकिन हम आपको चैप्टर वाइज में यहाँ नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पनामा नहर जोड़ती है, किस महासागर को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रट ही जाइएगा, इसे हम वैसे बता दिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट रट जाइएगा, आएगा ही आएगा इस बार। नेक्स्ट है भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कहलाती है, और जो भारत का जो 4 महानगर है, 4 महानगर कौन है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इन चारों को जोड़ने वाला सड़क को हम लोग कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है
सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है? उत्तर क्या हो जाएगा? मैदानी। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है विश्व के किस देश में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा क्या है? तो सड़कों की लंबाई है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों 50 ऑब्जेक्टिव हम आज आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी 50 कराऊंगा, इसलिए 50 के सेट में मैं आपको 300 से 350 ऑब्जेक्टिव मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। यदि आप MBBI VBI जानना चाहते हैं वस्तुनिष्ठ में, या आप पूरा क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, तो सभी विषय का क्रैश कोर्स के लिए मात्र आपको 1000 रुपये लगेंगे। कैसे ज्वाइन करना है इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस पर कॉल करें, अत्यधिक जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।